अरे आज गुड मॉर्निंग। आज इतने ज्यादा आए हो तुम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बारिश को चीर कर जो तुम आए हो यहाँ पर आज, तो ये मान लेना एलएसओ की भीड़ की चीर को सिलेक्शन लेकर जाओगे तुम। इतना पक्का है। इतना विश्वास रखना खुद के ऊपर, क्योंकि आपका खुद के ऊपर विश्वास होना पहले जरूरी है। खुद के ऊपर विश्वास हो गया ना तो फिर सब कर लेंगे अपन। लास्ट टाइम बात कर रहे थे अपन बोन्स की, ऑस्ट्रोलॉजी चला रखी थी अपन ने। ऑस्ट्रोलॉजी के लिए स्टर्नम शुरू किया था हमने, लिखा था ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। लिखा था स्टर्नम स्टेनोब्रैकिस से मिलकर बनता है। प्रथम खंड को क्या कहा था? मैनोब्रियम। और अंतिम खंड पर स्थित उपास्थि को जीफोर्ड कार्टिलेज कहा था। लिखा था। फिर स्टेनोब्रैकिस की संख्या लिखी थी अपन ने। कैटल के अंदर कितनी थी? 7। घोड़े के अंदर 7। कुत्ते के अंदर 8। सुअर के अंदर 6। कितनी थी? 6। मुर्गे के अंदर 4, है ना? तो जितनी स्टर्निब्रा की संख्या थी उससे एक ज्यादा स्टर्नल रिब्स की संख्या थी। ठीक है। फिर अपन ने आकार लिखा था फ्लैट, चपटा। और घोड़े के अंदर नाव की आकृति का लिखा था। फिर मुर्गे के स्टर्नम में लिखा था अपन ने, स्टर्नम की निचली सतह को कील या क्रेस्ट कहते हैं। अवतल सतह पर प्रवर्ध पाया जाता है जिसको मेटास्टर्नम कहते हैं। पीछे को रोस्ट्रम पाया जाता है जिससे क्या आकर जुड़ती है? फर्कुला आकर जुड़ती है। ठीक है। उसके बाद में लिखा था अपन ने क्लेविकल, हमने लिखा था कोलर बोन भी कहते हैं। डॉग और ह्यूमन के अंदर या मुर्गे के अंदर पाई जाती है, अपने अंदर भी पाई जाती है बेसिकली। पिग के अंदर अल्प विकसित होगी, जबकि घोड़े के अंदर और गाय के अंदर एब्सेंट होगी। ठीक है। क्लेविकल के अगर जुड़ने की बात करें तो इधर स्केपुलस है और इधर की तरफ स्टर्नम से जुड़ेगी। कोरेकोड बोन पाई जाती है पक्षियों के अंदर, है ना? और एक तरफ किससे जुड़ेगी? स्टर्नम से, और दूसरी तरफ स्केपुला से जुड़ेगी। यहां तक लिख लिया था अपन ने। ठीक है। कपाल, उसके बाद में कशेरुकदंड, उसके बाद में पसलियां, और उसके बाद में स्टर्नम। उसके बाद के अंदर हमने कोरेकोइड और क्लेविकल बोन जो दो अलग से पाई जाती है वो सारी की सारी पढ़ ली है। हेडिंग डालेंगे अग्रपाद की अस्थियां, बोन्स ऑफ फोरलिम। अग्रपाद की अस्थियां, बोन्स ऑफ फोरलिम। अग्रपाद की अस्थियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली अस्थि कौन सी आती है? स्केपुला। स्केपुला के बाद में ह्यूमरस, के बाद में रेडियस अल्ना, के बाद में कार्पल, के बाद में मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के बाद में फर्स्ट फेलिंग्स, उसके बाद में सेकंड फेलिंग्स, और उसके बाद में थर्ड फेलिंग्स। ये पाई जाती है। जॉइंट के नाम बताएंगे आप? जॉइंट की अगर बात करते हैं, स्केपुला और ह्यूमरस के बीच में शोल्डर जॉइंट। ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में एल्बो जॉइंट। इसके अलावा रेडियस अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में नी जॉइंट। इस नी जॉइंट को ही हम कार्पल जॉइंट भी बोलते हैं। मेटाकार्पल फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में फैटलॉक जॉइंट। फर्स्ट और सेकंड के बीच में पेस्टन जॉइंट। और इसके बाद में कॉफिन जॉइंट। क्लियर है? अगर ये बोन्स के नाम दिए जाए और पूछा जाए कि खुर किसके ऊपर पाए जाते हैं, हूफ कौन सी बोन के ऊपर पाए जाते हैं? खुर, खुर। थर्ड फेलिंग्स के ऊपर आपको क्या मिलेंगे? खुर भी मिलेंगे आपको, खुर भी पाए जाएंगे। हमारे अंदर अगर बात करते हैं तो हमारे पास में 5 उंगलियां, 5 के अंदर फर्स्ट फेलिंग, सेकंड फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग। नाखुर किसके ऊपर है? लास्ट वाली पे। तो नाखून के बराबर ही जानवरों के अंदर खुर है, तो वो खुर भी कौन सी फेलिंग्स के ऊपर मिलेंगे? थर्ड फेलिंग्स के अंदर। दिक्कत यहां तक? पहले ऐसे उतारोगे। सर क्लास क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर क्या नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है कि दिखाई क्लियर नहीं दे रहा है? ये बताओ।
सर क्लियर नहीं आ रही है। देखो दो चीजें हैं, एक तो कि हमारा नेटवर्क खराब हो और एक है कि आपके मोबाइल में नेटवर्क ना हो। तो जहां तक मेरे को लग रहा है हमारा नेटवर्क तो सही है, आपका नेटवर्क जिनकी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपकी उसकी वजह से। तो अगर क्वालिटी वाला ऑप्शन है तो फिर देख लेना। एक एक काबरा जी से कहना चाहूंगा पर्सनली मिलना मेरे को। इतनी शिकायतें हैं मैनेजमेंट की कमी से, 26 के गए मेरे तो। और क्या कह रहे थे काबरा जी? आपके मैनेजमेंट की कमी से ये सब देखना पड़ रहा है। ऐसा क्या देख लिया भाई तुमने? एक कपड़ा लेके आ और इस कैमरे को साफ कर, थोड़ा इसका लेंस साफ कर। बढ़िया वाला कपड़ा लेके आना है। रुमाल, रुमाल है किसी के पास? इसका लेंस साफ कर दे, लेंस लेंस। हिलाना मत बस इसको। टेबल के ऊपर चढ़ जा। हल्का सा ही हाथ लगाना, ज्यादा नहीं। ठीक है, पहले से बेटर है। अब सही दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है? लग तो सही रहा है अब। अच्छा। नंबर है मेरे ये वाले। अब साफ दिखाई दे रहा है भाई? बताना। टाइम बताओ तो मैं कॉल कर लूंगा। टाइम कर लेना यार। कर लेना, शाम को कर लेना, कभी 5 बजे बाद में कर लेना। ये नंबर लिख लेना। है ना, कॉल आपके लिए नहीं है, कॉल करने के लिए, ध्यान रखना। कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो व्हाट्सअप कर देना। है ना, रिप्लाई दूंगा मैं उसका। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप व्हाट्सअप कर देना मेरे को। मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। व्हाट्सअप या टेक्स्ट मैसेज कुछ भी कर देना। और ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर वाले मत करना प्लीज। है ना, ये मत करना, ये तुम्हारे साथ में रहता है, मेरे को पता है आप सम्मान करते हो मेरा। रोज सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करोगे तो भी वही बात है, नहीं करोगे तो भी वही बात है, मैं बुरा नहीं मानूंगा इस चीज का। सबसे पहली बोन कौन सी आती है अग्रपाद के अंदर? हेडिंग डालो स्केपुला। स्केपुला। ठीक है ना, वेटनरी से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आप मेरे को क्वेश्चन भेज देना। किसी भी बुक का हो, आपके मन में हो कुछ भी। है ना, और कभी भी भेज देना। रिप्लाई करने के अंदर हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। ऐसा नहीं कि फोन साथ में लेके बैठा रहता हूँ और आपको साथ के साथ रिप्लाई करूंगा। रिप्लाई जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, इस चीज की गारंटी रखना। देखो इधर, अग्रपाद की पहली अस्थि आती है स्केपुला हमारे पास में। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि चपटी त्रिकोणाकार अस्थि कौन सी होती है? चपटी है, फ्लैट बोन है, और साथ ही साथ कैसी है? त्रिकोणाकार है। फ्लैट, ट्रायंगुलर।
अस्थि या बोन। ठीक है, हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है तलवार के आकार की स्केपुला, स्केपुला किसके अंदर पाई जाती है? आंसर क्या है? पाउलिया मुर्गा। इस मुर्गे के अंदर स्केपुला बेसिकली छोटी होगी, मुर्गा है तो छोटा है, छोटा है तो फिर हमारे को लगती ऐसी है जैसे कि तलवार के आकार की है, हैंडल सा यहाँ पर बना रहता है इसके अंदर इस प्रकार से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तलवार के आकार की स्केपुला किस में पाई जाती है? मुर्गे के अंदर पाई जाती है। स्केपुला की खुद की संरचना की अगर बात करते हैं हम, संरचना देखो त्रिकोणाकार बता रहे हैं हम, तो ये त्रिकोणाकार संरचना होगी। आगे की तरफ, इधर की तरफ, पीछे की तरफ तो किसी से जुड़ी हुई नहीं रहती। तो यहां पर बेसिकली पाई जाती है प्री स्केपुलर कार्टिलेज। क्या पाई जाएगी यहां पर? इसको बोलते हैं प्री स्केपुलर कार्टिलेज। प्री स्केपुलर उपास्थि। ठीक है, बीच के अंदर यहां पर एक स्पाइन पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्पाइन। स्पाइन के लिए लिखा था नुकीला प्रवर्ध, जो इस स्केपुला को दो भागों में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला पोर्शन है स्केपुला का, इसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा। क्या बोलते हैं? सुप्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। क्या बोलते हैं? इंफ्रा स्पाइनस फोसा। आप अगर डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बीच के अंदर स्पाइन नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाया है ना। वो इसलिए बनाया है क्योंकि सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा बराबर नहीं होते। जितने भी हम डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे कैटल के लिए, गाय के लिए। ठीक है ना, फिर बाकी से तुलना करेंगे, कुछ भी अलग पाया जाता है तो हमारे से सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा का अनुपात पूछा जाता है। सुप्रा और इंफ्रा का अनुपात पूछा जाता है। सुप्रा इंफ्रा अनुपात की अगर बात करते हैं तो कैटल के अंदर ये रहता है 1:3। डॉग की अगर बात करते हैं तो 1:1, और पिग की अगर बात करते हैं तो 1:0.8। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे ये जरूर देख लेना कि पहले सुप्रा दिया है कि इंफ्रा दिया है, क्योंकि अगर गाय के अंदर सुप्रा और इंफ्रा का अनुपात दिया गया है तो आंसर क्या होगा? 1:3। लेकिन अगर इंफ्रा और सुप्रा का अनुपात पूछा जाएगा तो 3:1 होगा। ठीक है, थोड़ा सा धीरे बोलो, ठीक है ना। ठीक है, तो सुप्रा और इंफ्रा का अनुपात के अंदर अपने हमारे को देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा दिया है। अगर पहले सुप्रा दिया है और बाद में इंफ्रा दिया है तो 1:3 है। पहले इंफ्रा दिया है बाद में सुप्रा दिया है तो 3:1। सुप्रा वर्ड जो काम में लिया है वो इसलिए सुपर, क्योंकि वो ऊपर है। इंफ्रा मतलब नीचे है, इसलिए नीचे। बाकी सुप्रा ऊपर है लेकिन छोटा है, इंफ्रा नीचे है लेकिन बड़ा है, इसीलिए अनुपात कितना आया है? 1:3 आया है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो यहां पर इस बोन के अंदर नीचे की तरफ जाकर एक केविटी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड केविटी। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे से पूछा जाता है कि ग्लिनोइड केविटी कौन सी अस्थि में पाई जाती है। आंसर क्या दोगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लिनोइड केविटी बेसिकली वो जगह है जहां पर हमारा ह्यूमरस का हेड गोल सिरा आकर जुड़ेगा। किसके अंदर? स्केपुला के अंदर। तो ह्यूमरस का तो हेड और स्केपुला की ग्लिनोइड केविटी, ये दोनों मिलकर शोल्डर जॉइंट का निर्माण करती है, जो अपने आप के अंदर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल होता है। आगे लिख लेंगे अपन इस बात को। ठीक है, ग्लिनोइड केविटी के बराबर के अंदर ही एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोरेकोइड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कोरेकोइड प्रोसेस के बाद में थोड़ी सी उभरी हुई जगह और होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर स्केपुली। क्या बोलते हैं? ट्यूबर स्केपुली। और साथ ही साथ एक प्रोसेस इधर की तरफ भी मिलता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्रोमिन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली चीज इंपॉर्टेंट है एक्रोमिन प्रोसेस, एक्रोमिन प्रोसेस या एक्रोमिन प्रवर्ध। और दूसरी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ग्लिनोइड केविटी। कौन सी है? ग्लिनोइड केविटी। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे।
ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ग्लेनोइड कैविटी के लिए कि ह्यूमरस का हेड कहां पर आकर जुड़ेगा, ग्लेनोइड कैविटी के अंदर। बोल एंड सॉकेट जॉइंट, एक तरफ तो बोल जैसा गोल सिरा, दूसरे की तरफ बोल को फिक्स होने के लिए सॉकेट जैसा सिरा, दो ही जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है। पहला तो है हमारा शोल्डर जॉइंट और दूसरा है हिप जॉइंट। ह्यूमरस का हेड है वो हिप बोन की कोटेलोइड कैविटी के अंदर आकर जुड़ता है, जिसको एसिटाबुलम भी कहते हैं। तो दोनों कैविटीज याद रखनी है। ग्लेनोइड कैविटी तो किसके अंदर, स्केपुला के अंदर, जबकि कोटेलोइड कैविटी या एसिटाबुलम किसके अंदर, हिप बोन के अंदर। तो हिप बोन से तो फीमर का हेड आकर जुड़ेगा, जबकि स्केपुला की ग्लेनोइड कैविटी से क्या आकर जुड़ेगा, ह्यूमरस का हेड आकर जुड़ेगा। यहां पर शोल्डर जॉइंट बनेगा और वहां पर हिप जॉइंट बनेगा। क्लियर है सबको, दिक्कत यहां तक नहीं। थोड़ी सी और बात करते हैं तो हमारे से पूछा जाता है, एक्रोमिन प्रोसेस जो होता है वो किस में एब्सेंट होता है। घोड़े के अंदर एक्रोमिन प्रोसेस एब्सेंट होता है। पूछा जाता है कोरोकोड प्रोसेस किस में एब्सेंट होता है, तो ये कुत्ते के अंदर एब्सेंट होता है। क्लियर है, ध्यान रखना कोरोकोड प्रोसेस लिखा है यहां पर मैंने, है ना, बोन नहीं है। बोन सिर्फ किस में मिली थी, मुर्गे के अंदर मिली थी एक्स्ट्रा। तो कोरोकोड बोन अगर पूछी जा रही है तो मुर्गा आंसर होगा, और कोरोकोड प्रोसेस अगर पूछा जा रहा है तो स्केपुला आंसर होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। अब जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम की तुलना किसी से नहीं करोगे आप बुक्स के अंदर डायग्राम नहीं देखोगे। कारण क्योंकि बुक्स के अंदर अलग अलग एंगल के डायग्राम दे रखे हैं। एक बोन को सामने से दे रखा है, फिर उसी डायग्राम को पीछे से दे रखा है, एक साइड के अंदर से और एक इस साइड के अंदर से दे रखा है। तो चार जगहों पर अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। मैंने एक ही डायग्राम के अंदर सारी की सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करी कि भाई कहां कहां पे क्या होती है। ये सारी चीजें आपको सामने से दिखाई दे रही है अभी तो, लेकिन ये सारी की सारी चीजें सामने भी नहीं होती, कुछ पीछे भी होती है, कुछ साइडों के अंदर भी होती है। मैंने एक साथ बता दी बस। तो डायग्राम की तुलना किसी से मत करना कि सर बुक के अंदर तो ऐसा डायग्राम दे रखा है, आपने ऐसा बना रखा है। आपको कभी अपना ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि स्केपुला का डायग्राम दे दिया और पूछा जाएगा भाई तीर का निशान लगा दिया और बताओ ये क्या है, ये कोई नहीं पूछेगा। पूछा क्या जाएगा, ग्लेनोइड कैविटी कौन सी बोन में पाई जाएगी, एक्रोम प्रोसेस कौन से अस्थि के अंदर पाया जाता है, सुप्रा इंफ्रा का अनुपात गाय के अंदर कितना होता है, ये सुप्रा स्पाइनस फोसा इंफ्रा स्पाइनस फोसा पाया कौन सी बोन के अंदर जाता है, या फ्लैट ट्राइंगुलर बोन कौन सी होती है, तलवार के आकार की स्केपुला किस में पाई जाती है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी और डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन हमारे से कोई भी नहीं पूछेगा। क्लियर है। तो स्केपुला की अगर बात करते हैं तो फ्लैट ट्राइंगुलर यानी कि चपटी अस्थि के अंदर आती है और आकार कैसा है, त्रिकोणाकार है। जबकि मुर्गे के अंदर स्केपुला का आकार कैसा होगा, तलवार के आकार होगा। स्केपुला की अगर बात करते हैं तो स्केपुला के अंदर पीछे की तरफ प्री स्केपुलर कार्टिलेज पाई जाती है, और आगे की तरफ बीच के अंदर एक स्पाइन या कंटक मिलेगा जो स्केपुला को दो भागों में विभाजित करेगा। ऊपर की ओर जो होगा उसको बोलेंगे सुप्रा स्पाइनस फोसा, और नीचे की तरफ जो होगा उसको इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इंफ्रा स्पाइनस फोसा के नीचे की तरफ एक कैविटी पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे, ग्लेनोइड कैविटी। और ग्लेनोइड कैविटी के पास में कौन सा प्रोसेस मिलेगा, कोरेकोइड प्रोसेस मिलेगा, जो किसके अंदर एब्सेंट होगा, कुत्ते के अंदर एब्सेंट होगा। इसके पास के अंदर ट्यूबर स्केपुली है और उसके बाद में एक्रोमिन प्रोसेस है, और ये एक्रोमिन प्रोसेस किस में एब्सेंट होगा, घोड़े के अंदर। तो बेसिकली जो इक्वाइन की श्रेणी के अंदर आते हैं ना, घोड़ा गधा खच्चर, इन सब के अंदर एक्रोमिन प्रोसेस पाया ही नहीं जाएगा। और सुप्रा इंफ्रा के अनुपात की अगर बात करते हैं तो गाय के अंदर कितना होता है, 1:3, डॉग के अंदर 1:1 और पिग के अंदर 1:0.8। दिक्कत नहीं। तो सिर्फ जो चीज याद रखनी है उसी के बारे में फोकस करेंगे, सारी चीजों के बारे में फोकस नहीं करेंगे। जैसे स्केपुला के अंदर डायग्राम बनाएंगे तो सुप्रा इंफ्रा का अनुपात है तो वो अपन आगे लिख लेंगे। इसके अलावा ग्लेनोइड कैविटी और एक्रोमिन प्रोसेस याद रखना है। कुत्ते के अंदर कोरोकोड प्रोसेस एब्सेंट होता है और घोड़े के अंदर एक्रोमिन प्रोसेस एब्सेंट होता है, ये अपन अलग से नोट डाल के लिख लेंगे। क्लियर है, दिक्कत इसके अंदर किसी प्रकार की है ना, क्योंकि डायग्राम अपन ऐसा ही बनाएंगे, थ्योरी में किसी पार्ट की नहीं लिखवाऊंगा। जहां पर थ्योरी की जरूरत होगी वहां पर अपन थ्योरी लिख लेंगे। क्लियर है, लिखिए सर। विराट कोहली जी कह रहे हैं कि डॉग में एब्सेंट होता है एक्रोमिन प्रोसेस। नहीं सर, एक्रोमिन प्रोसेस घोड़े में ही एब्सेंट होता है, और कोरोकोड प्रोसेस है वो डॉग के अंदर एब्सेंट होता है।
अरे काबरा जी, आपको तो फोन करने के लिए कहा है, आपकी परेशानी मैसेज से नहीं होगी, मेरे को भी पता है, इसीलिए तो कहा 5 बजे बाद में कॉल करना। सर ये वाला एक बार और बता दो। मनीषा जी क्या बताना है ये बताओ आप तो। डायग्राम की सुंदरता पे ध्यान कोई नहीं देगा। बस इतना बना लेना कि भाई समझ में आ जाए अपने को। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। चित्र कैसा ही बनाओ लेकिन नाम पता होना चाहिए कि भाई हाँ इसके अंदर ये है। नोमेनक्लेचर अच्छा लिखना है इसका।
लिख लिया? जिन्होंने बना लिया वो नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखो। घोड़े की स्केपला में एक्रोमिन प्रोसेस अनुपस्थित होता है। नोट डाल के लिखोगे। घोड़े की स्केपला में, घोड़े की स्केपला में एक्रोमिन प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। घोड़े की स्केपला में एक्रोमिन प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। घोड़े की स्केपला में एक्रोमिन प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। घोड़े की स्केपला में एक्रोमिन प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। दोबारा लिखो नोट डाल के। कुत्ते की स्केपला में कोरेकोइड प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। कुत्ते की स्केपला में कोरेकोइड प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। कुत्ते की स्केपला में कोरेकोइड प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। कोरेकोइड प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। कोरेकोइड प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। ठीक है ना? बुक्स में एक क्वेश्चन और दे रखा है ग्लिनोड नोच के नाम से, किस में एब्सेंट होती है ना? आप देखोगे यहां पर डायग्राम के अंदर देखो, एक्रोन प्रोसेस और ट्यूबर स्क्यूपुला के बीच के अंदर ये खांच पाई जा रही है ना, इस खांच को हम बोलते हैं ग्लिनोड नोच। क्या बोलते हैं? ग्लिनोड नोच। और ये किस में एब्सेंट होती है? सुअर के अंदर। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से एग्जाम के अंदर, सही बता रहा हूँ, विश्वास रखना मेरे ऊपर। लेकिन बुक्स में दे रखा है इसलिए लिखवाना पड़ रहा है। लिख लो एक लाइन बस, ग्लिनोड नोच सुअर में अनुपस्थित होती है। 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 नोच की स्पेलिंग सही लिखोगे, NOTCH। ग्लिनोड नोच सुअर में अनुपस्थित होती है। ठीक है? एक ही इंपॉर्टेंट है बस, एक्रोमिन प्रोसेस वाली, किस में एब्सेंट होता है? घोड़े के अंदर। लिखो सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा का अनुपात। सुप्रा इंफ्रा का अनुपात लिखो। सुप्रा स्पाइनस फोसा और ये है इंफ्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा का अनुपात कैटल के अंदर 1:3 है, डॉग के अंदर 1:1 है, और पिक के अंदर 1:0.8 है। तो चूंकि डायग्राम अपन ने कैटल का बनाया था इसलिए स्पाइन है वो अपन ने ऊपर की तरफ बनाया। अगर डॉग की स्पिकुला बनाते हैं तो फिर अपन स्पाइन को बिल्कुल बीच में बनाते अपन। दिक्कत यहां तक नहीं? चलो एक और खास बात सुनो। मुर्गे की स्केपला में फोरामन ट्राइओसियम, क्या नाम है? फोरामन ट्राइओसियम पाया जाता है, जिससे ह्यूमरस, क्लेविकल व कोरेकोइड अस्थि आकर जुड़ती है। सुनो, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि फोरामन ट्राइओसियम किस किस स्क्यूला में पाया जाता है। आंसर क्या दोगे? मुर्गा।
ठीक है। अब मुर्गी के अंदर स्केपुला से जुड़ने के लिए 3 अस्थियां हो गई। पहले तो ह्यूमरस तो है ही है सबके अंदर, एक्स्ट्रा कौन सी आई? कॉलर बोन, लेकिन कॉलर बोन कुत्ते के अंदर भी पाई गई। फिर एक्स्ट्रा कौन सी आई? कोरेकोइड, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगी? मुर्गे के अंदर। तो मुर्गे के अंदर 3 अस्थियां हो गई स्केपुला से जुड़ने के लिए। इसके स्केपुला के अंदर फोरामन ट्राइओसियम यानी 3 छिद्र वाला फोरामन पाया जाएगा, जिससे ह्यूमरस आकर जुड़ेगी, कोरेकोइड आकर जुड़ेगी और क्लेविकल आकर जुड़ेगी। ध्यान रखना इस चीज, नोट डाल के लिखोगे। अंडरलाइन करोगे मुर्गे को, अंडरलाइन करोगे फोरामन ट्राइओसियम को। अब कौन कौन सी अस्थियां जुड़ती है मैंने लिखवा दिया है, बाकी आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये भी किताब में दे रखा है इसलिए लिखवा दिया, बाकी कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से। दिक्कत यहां तक? स्केपुला यहां पर होती है कंप्लीट। स्केपुला के बाद में कौन सी आती है? लिखो सेकंड नंबर पे ह्यूमरस। ह्यूमरस क्वेश्चन पूछा जाता है अग्रपाद की सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत अस्थि कौन सी होती है? कौन सी होती है? ह्यूमरस। शरीर की सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत अस्थि फीमर, और पश्चपाद की सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत अस्थि फीमर, क्योंकि फीमर किस में पाई जाती है? पश्चपाद के अंदर। तो अगर बात करते हैं सिर्फ आगे वाले पैर की, तो आगे वाले पैर की सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत अस्थि कौन सी है? ह्यूमरस। संरचना देखो ह्यूमरस की। ह्यूमरस की अगर बात करते हैं तो ह्यूमरस के अंदर आगे की तरफ एक गोल सिरा पाया जाता है, इस गोल सिरे को बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? और हेड के नीचे की तरफ एक सकरा भाग पाया जाता है जिसको कहते हैं नेक। क्या बोलते हैं? नेक। अस्थि के प्रारंभिक सिरे पर फैला हुआ गोलाकार भाग क्या कहलाता है? हेड। और हेड के नीचे का सकरा भाग नेक। लिखा अपन ने पहले टर्मिनोलॉजी के अंदर। आगे की तरफ अगर बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली 2 उभार पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं ट्यूबरोसिटी। एक होती है जिसको बोलते हैं लेटरल ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी, और एक होती है जिसको बोलते हैं डेल्टा ट्यूबरोसिटी। एक तो कौन सी है? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी बेसिकली वो जगह है जहां पर टेंडन आकर जुड़ता है। क्या आकर जुड़ता है? टेंडन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डेल्टो ट्यूबरोसिटी कौन सी अस्थि में पाई जाती है? ह्यूमरस के अंदर। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। टेंडन की अगर बात करते हैं तो मसल्स डायरेक्ट बोन से जुड़ी हुई नहीं रहती। मसल्स को जुड़ने के लिए बोन के बीच के अंदर एक संरचना की आवश्यकता पड़ती है जिसको बोलते हैं टेंडन, टंडरा। और वो टेंडन बेसिकली किन पर आकर जुड़ेगा? लेटरल ट्यूबरोसिटी पर और डेल्टो ट्यूबरोसिटी पर। तो हमारे पास में जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स होती है ना, ये बेसिकली इन ट्यूबरोसिटीज पर आकर जुड़ती है। तो ह्यूमरस के अंदर तो पाई जाती है ट्यूबरोसिटी, और फीमर के अंदर मिलते हैं ट्रोकेंटर। वहां पर लिखेंगे अपन ट्रोकेंटर मेजर, ट्रोकेंटर माइनर, ठीक है ना। तो ट्यूबरोसिटी तो किसके अंदर मिलेगी? ह्यूमरस के अंदर, जबकि ट्रोकेंटर किसके अंदर मिलेंगे? फीमर के अंदर मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है। किसी भी लंबी अस्थि के अंदर इसको पोषण प्रदान करने के लिए एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामन। क्या बोलते हैं?
न्यूट्रिएंट फोरामन, सभी लंबी अस्थियों के अंदर मिलेगा ये न्यूट्रिएंट फोरामन। काम क्या रहेगा इसका? अस्थि को रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल, लसिका वाहिनी और साथ ही साथ तंत्रिका प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? न्यूट्रिएंट फोरामन। तो न्यूट्रिएंट फोरामन बेसिकली वो छिद्र होगा जिसके द्वारा अस्थि के अंदर की तरफ, क्योंकि अस्थि मज्जा गुहा पाई जाएगी इसके अंदर, अस्थि मज्जा गुहा के अंदर आरबीसी का निर्माण होगा, तो आरबीसी को लेने के लिए और साथ ही साथ इस बोन को पोषण प्रदान करने के लिए एक छिद्र होगा, और उस छिद्र के अंदर से क्या क्या जाएगी? रक्त वाहिनी जाएगी, लसिका वाहिनी जाएगी और तंत्रिकाएं भी जाएगी। और तंत्रिकाएं जाने के कारण ही जब फ्रैक्चर होता है तो आपको दर्द होता है, क्योंकि जहां पर तंत्रिकाएं होंगी अगर थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो आपको दर्द होगा ही होगा। आगे बात करते हैं नीचे की तरफ। नीचे वाले पोर्शन के अंदर ह्यूमरस किससे जुड़ी रहती है? नीचे किससे जुड़ेगी? रेडियस अल्ना से। रेडियस अल्ना से जुड़ने के लिए इस प्रकार के स्थान पाए जाएंगे इसके अंदर, और इस संरचना को कहते हैं अपन कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं? और इससे छोटा होता है उसको बोलते हैं एपिकॉन्डाइल। क्या बोलते हैं? एपिकॉन्डाइल। और बीच के अंदर ये पुल्ली सदृश ग्रूड आर्टिकुलर सरफेस है जिसको बोलते हैं ट्रोक्लिया। क्या बोलते हैं? ट्रोक्लिया। तो ये वाला अपना जॉइंट है, ये ह्यूमरस है, नीचे रेडियस अल्ना है ना। मूवमेंट सिर्फ यही वाला तो होता है, ऐसे थोड़ी कि रेडियस अल्ना इधर भग रही है कि उधर भग रही है। क्यों नहीं भग रही? क्योंकि ह्यूमरस के अंदर दोनों की तरफ क्या पाए जा रहे हैं? कॉन्डाइल और एपिकॉन्डाइल पाए जा रहे हैं, और बीच के अंदर ये जो फिक्स हो रही है वो किसके अंदर जाकर फिक्स हो रही है? ट्रोक्लिया के अंदर जाकर फिक्स हो रही है। क्लियर है? ठीक है। ह्यूमरस के अंदर पाए जाते हैं गड्ढे। क्या पाए जाते हैं? गड्ढे। इधर की तरफ गड्ढा मिलेगा, एक गड्ढा इधर की तरफ मिलेगा। ठीक है। इधर की तरफ जो गड्ढा मिलता है इसको हम बोलते हैं ओलेक्रेनॉन फोसा। अस्थि में दबाव युक्त स्थान बताया था अपन ने, फोसा, याद हो तो टर्मिनोलॉजी के अंदर। और इधर की तरफ जो गड्ढा मिलता है इसको बोलते हैं रेडियल फोसा, या फिर दूसरा नाम है कोरोनोइड फोसा। कौन सा फोसा? कोरोनोइड फोसा। इसको बोलेंगे रेडियल फोसा या फिर बोलेंगे कोरोनोइड फोसा। और इसको बोलेंगे ओलेक्रेनॉन फोसा। फायदा क्या है वो सुनो इसका। जो दो नाम लिखे हैं अपन ने, रेडियल फोसा या कोरोनोइड फोसा या फिर ओलेक्रेनॉन फोसा, इन दोनों के ही प्रोसेस या प्रवर्ध पाए जाएंगे रेडियस अल्ना के अंदर। अल्ना के अंदर ओलेक्रेनॉन प्रोसेस मिलेगा और रेडियस के अंदर रेडियल प्रोसेस या कोरोनोइड प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, प्रवर्ध मिलेगा। आपने देखा होगा जैसे ये हाथ अपन घुमाते हैं, जैसे ऐसे घुमा के रखते हैं तो ये दिखाई देता है कोना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एल्बो। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एल्बो। और ये है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। टेढ़ा है तब जाके दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस बोन को सीधा करते हो, अब मेरा तो क्या हैबिट ऐसी हो गया, अभी सीधी नहीं हो रही पूरी, इधर वाले में सीधी करके देखते हैं। ये भी लफड़ा, फ्रैक्चर मत करवाना कभी भी, बहुत दुख। सीधे करके देखोगे तो यहां पर आपको ओलेग्रेनॉन प्रोसेस दिखाई नहीं देगा, फील नहीं होगा इतना ज्यादा। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये इस ह्यूमरस के अंदर पाए जाने वाले गड्ढे में जाकर फिक्स हो गया है, और फिक्स होने के कारण बोन की मूवमेंट भी लिमिटेड हो गई। इतना ही घूमेगा सिर्फ, इससे ज्यादा पीछे अगर घुमाना है ना तो या तो इस फोसा को गहरा करो या फिर इस ओलेग्रेनॉन प्रोसेस को तोड़ दो। जो साउथ की फिल्मों के अंदर होता है ना कि हाथ तोड़ के नीचे की तरफ लटका देता है, तो वो हाथ टूटने पर नीचे क्यों आया? क्योंकि ओलेग्रेनॉन प्रोसेस टूट गया उस फोसा में अटकने के लिए। अब फोसा में अटकने के कुछ है नहीं तो हाथ नीचे की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। तो सामान्य रूप से जो मूवमेंट पाई जाती है ये वाली, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन फ्लेक्शन मूवमेंट। ये बेसिकली इस कोरोनोइड फोसा और रेडियल फोसा के, ओलेग्रेनॉन फोसा की वजह से पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ही प्रोसेस रेडियस अल्ना के अंदर पाए जाएंगे, जो मूवमेंट के टाइम पर इस फोसा के अंदर जाकर अटक जाएगी। मान लो ये प्रोसेस होता और मान लो ये यहां पर गड्ढा होता, तो मूवमेंट कैसी होती? ये वाली यहां पर जाके अटक जाता, इससे नीचे तो जा नहीं पाता। तो ये वाली मूवमेंट को प्रदान करने का कार्य करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रेडियल फोसा या ओलेग्रेनॉन फोसा किस में पाए जाते हैं, तो क्या आंसर दोगे? ह्यूमरस। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रेडियल प्रोसेस और ओलेग्रेनॉन प्रोसेस किस में पाए जाते हैं, तो रेडियस अल्ना के अंदर।
ठीक है ना, आगे जब रेडियस अल्लाह का डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर वापस से बात कर लेंगे अपन। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ह्यूमरस की संरचना। ह्यूमरस की संरचना की अगर बात करते हैं तो आगे की तरफ गोल सिरा है जिसको हेड बोलते हैं, उसके नीचे नेक सकरा सिरा, मसल्स के जुड़ने के लिए लेटरल ट्यूबरोसिटी और डेल्टा ट्यूबरोसिटी। डेल्टा ट्यूबरोसिटी का क्वेश्चन दे रखा है बुक्स के अंदर, इसलिए मैंने नाम लिख दिया भाई डेल्टा ट्यूबरोसिटी। वो पोषण प्रदान करने के लिए छिद्र है हमारे पास में न्यूट्रिएंट फोरामन, जिससे रक्त वाहिनी, लसिका वाहिनी और तंत्रिकाएं होकर जाएगी। दोनों गड्ढे पाए जाएंगे, रेडियल फोसा और ओलिगोनल फोसा, जिनके प्रवर्ध पाए जाएंगे रेडियस और अल्ना के अंदर। और नीचे की तरफ जुड़ने के लिए हमारे पास में क्या होगी, एपिकोंडाइल, कोंडाइल और ट्रोक्लिया। कोंडाइल और ट्रोक्लिया दोनों लिखे थे अपन ने, हमने कहा था नकल आकार की जोड़ीदार संयोजन सतह को क्या बोलते हैं, कोंडाइल, और पुल्ली सदृश से खासदार संयोजन सतह को क्या बोलते हैं, ट्रोक्लिया। तो ये दोनों के दोनों कहां पर मिलेंगे, इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी ही संरचनाएं हैं जो हमारे को फीमर के अंदर मिलेगी। फीमर के अंदर भी सिर्फ नाम चेंज होंगे, हेड की जगह हेड लिख देंगे, नेक की जगह नेक, लेटरल ट्यूबरोसिटी और डेल्टा ट्यूबरोसिटी की तरह ट्रोकेंटर मेजर और ट्रोकेंटर माइनर लिख देंगे। ठीक है ना, बेसिक जो डिफरेंस आता है ह्यूमरस और फीमर के अंदर वो दो डिफरेंस आते हैं। ह्यूमरस का जो हेड है बिल्कुल गोल बनाया मैंने, फीमर के हेड के अंदर यहां पर गड्ढा मिलेगा जिसको बोलते हैं फोविया कैपिटिस। क्या बोलते हैं, फोविया कैपिटिस। और दूसरी बात, ह्यूमरस थोड़ी सी घूमी हुई है, ट्विस्टेड है, जबकि फीमर बिल्कुल सीधी है। इसलिए फीमर को राउंड बोन बोलते हैं, ह्यूमरस को नहीं बोलते, क्योंकि ह्यूमरस पूरी गोल नहीं है, ये थोड़ी सी घूमी हुई है, ट्विस्टेड है, इस वजह से। क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमरस से, डॉग और पिग की अगर बात करते हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं अपन। डॉग और पिग की अगर बात करते हैं तो डॉग और पिग के अंदर ये रेडियल फोसा और ओलिगोनल फोसा आपस में मिल जाते हैं। मान लो ये बोन होती पूरी पूरी ह्यूमरस के अंदर, एक तरफ ये वाला फोसा रेडियल फोसा और दूसरी तरफ ओलिगोनल फोसा। ठीक है, ये तो गड्ढे गड्ढे हो गए। मान लो ये दोनों गड्ढे आपस में मिल जाते तो बीच में से छेद हो जाता, होता कि नहीं होता भाई? एक तरफ गड्ढा और दूसरी तरफ गड्ढा, मान लो ये दीवार है, इस दीवार की इधर की तरफ गड्ढा और उधर की तरफ गड्ढा सेम पोजीशन में, और अगर ये गड्ढा दोनों आपस में मिल जाते हैं तो छेद हो जाता आर पार में। ठीक है, सेम ये कंडीशन डॉग और पिग में पाई जाती है। डॉग और पिग के अंदर रेडियल फोसा और ओलिगोनल फोसा फोसा आपस में मिलकर सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामन। कौन सा फोरामन? सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामन बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामन किस में पाया जाता है, किसके अंदर मिलेगा, डॉग के अंदर और पिग के अंदर। सुप्रा का मतलब क्या होता है, ऊपर, ट्रोक्लियर यानी कि ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया है इसके जस्ट ऊपर छिद्र पाया जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामन, जो आपको विशेषता मिलेगा डॉग के अंदर और पिग के अंदर मिलेगा। क्लियर है, तो डॉग के अंदर सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामन पाया जाएगा, पिग के अंदर सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामन पाया जाएगा, और वो बनेगा किससे, इस रेडियल फोसा के और ओलिगोनल फोसा के आपस में मिलने की वजह से बीच के अंदर छेद बन जाएगा, जिसी को अपन क्या बोलेंगे, सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामन बोलेंगे। क्लियर है, दिक्कत है क्या? आपका लेवल पहली लाइन में खत्म हो गया, ये है आपका लेवल। आपसे पूछा जाएगा अग्रपाद की सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत अस्थि कौन सी है, ह्यूमरस, बाकी बुक्स में दे रखे। प्रोसीड।